हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन विथ मी। आज हम लोग सीटेट के लिए ईवीएस की क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे ईवीएस के वो पोर्शन जहां से एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमेशा हर साल पूछे जाते हैं। हम उसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिससे अभी तक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। देखिए, पहला हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक के आप जानते भी होंगे कि इसमें क्या होता है। हम लोग क्या करेंगे, आज इसको कायदे से अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम देखेंगे कि रेड डाटा बुक है, इसमें क्या बताया गया है, इसको लेकर क्या राय है, क्यों इसको लाया गया। तो रेड डाटा बुक से पहले भी आप लोग वाकिफ़ होंगे कि जो रेड डाटा बुक होता है, उस रेड डाटा बुक में जो हमारे विलुप्त प्राय प्राणी हैं, जो विलुप्त होते जा रहे हैं, उनकी सूची बनाई गई है रेड डाटा बुक में। अब इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। विश्व संरक्षण संघ, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, जिसे पूर्व में अंतरराष्ट्रीय, पहले इसे क्या बोला जाता था, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ, पहले इसे क्या बोला जाता, जो विश्व संरक्षण संघ है, इसे पहले किस नाम से जाना जाता था, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ। जो हमारे प्राकृतिक और जो प्राकृतिक संपदा है उसका क्या जो संरक्षण करता है, उस संघ के बारे में ये इसका नाम पहले था, जिसे हम IUCN और या क्या बोले IUCNNR के नाम से जाना जाता है। इसे IUCNR या IUCNNR के नाम से जाना जाता है। किसे, जो विश्व संरक्षण संघ है, इसे पहले किस नाम से जाना जाता था, तो अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ के नाम से जाना जाता था। अब जो हमारा IUCN, अभी हम पढ़े हैं ऊपर IUCN, ये जो हम पढ़े IUCN, तो IUCN का पूरा नाम, जो IUCN है, इसका पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेशन होता है इसका फुल फॉर्म। अब आगे हम देखेंगे कि जो हमारा IUCN एक सूची जारी करता है, IUCN एक संस्था है, IUCN एक संस्था है, ये क्या करती है, एक सूची जारी करता है जिसे रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है। यानी जो ये IUCN एक संस्था है, ये संस्था एक सूची जारी करता है, किसकी, जो हमारे संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनकी जो सूची जारी करता है, उस सूची को ही हम क्या बोलते हैं, रेड डाटा बुक कहते हैं। रेड डाटा बुक कहते हैं, जिसमें संकटापन्न जीवों की प्रजातियों के प्रकार तथा उन प्रजातियों का वर्णन किया जाता है जो कि विलोपन के खतरे से गुजर रही हैं। अर्थात धीरे धीरे हमारी प्रकृति हो रही है, विलुप्त हो रही हैं, प्रजातियों का वर्णन उस रेड डाटा बुक में किया जाता है। ठीक है, रेड डाटा बुक में प्रकाशित जातियों को थ्रेटेंड जाति का नाम दिया गया है। उसे क्या बोला गया है, जो रेड डाटा बुक में प्रकाशित जाति है, इनको क्या नाम दिया गया है, थ्रेटेंड जाति बोला गया है, थ्रेटेंड जाति का नाम दिया गया है। IUCN के 3 वर्ग संकटापन्न, जो IUCN है, ये क्या, इनके 3 वर्ग हैं, क्या, एक संकटापन्न, एक शुभद्य और एक दुर्लभ। संकटापन्न मतलब जिसपे संकट आ रहा है, एक दुर्लभ जो कि अब देखने को नहीं मिलता, शुभद्य जो कि अभी संकटग्रस्त हो गए हैं। ठीक है, उनकी बात अब क्या है, उनकी जो अल्प, हमको कुछ ही दिखाई देते हैं, कभी कभी ही दिखाई देते हैं, और दुर्लभ का मतलब जो जल्दी मिले ही ना देखने को। प्रजातियां थ्रेटेंड जातियों के अंतर्गत आते हैं, यानी जो संकटापन्न है, जिसके ऊपर संकट आया है, सुभद्र जो अभी देखने को मिल जाते हैं कभी कभार, और दुर्लभ का मतलब जो जल्दी नहीं देखने को मिलता ही नहीं है। उसके बाद
उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे जानवर हैं, थोड़े इन जानवरों के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है क्या, जानवरों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है बहुविकल्पी में। जैसे दे देगा कि निम्न में से कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है। जब आप जानवरों के बारे में, इन जानवरों के बारे में, जब आप एनिमल्स के बारे में कुछ जानकारियां जानते रहेंगे तब तो आप पहचान पाएंगे कि क्या सही बोल रहा है, क्या गलत बोल रहा है ऑप्शन में। जैसे दिया है पहला, जानवरों के बारे में पहला क्या बताया है कि जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं, जो जानवर होते हैं, जानवर की जो खाल होती है, जैसे शेर का देख लीजिए, तो बाघ का देख लीजिए, बिल्ली का देख लीजिए, हिरन का देख लीजिए, तो उनके खाल पर जो डिजाइन होती है, जो उनकी खाल होती है, उन खाल पर जो डिजाइन बने होते हैं, जो धारीदार डिजाइनियाँ बने होते हैं, वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। वो किसके कारण होते हैं, बालों के रंग के कारण होता है। ठीक है। दूसरा क्या है, दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं। यानी जो जानवर दिन को जागते हैं, दिन में क्या करते हैं, जागते हैं, जो जानवर क्या करते हैं, दिन में जागते हैं, वो क्या कर सकते हैं, केवल कुछ ही रंग देख पाते हैं। वो क्या करते हैं, केवल कुछ ही रंग को देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर, रात में क्या बोल रहा है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। जो रात को जागते हैं, जैसे उल्लू हो गया, तो ये क्या होगा, रात में जागने वाले जानवर हैं, तो ये हर चीज को क्या देखेगा, हर चीज इसे कैसे दिखाई देगी, या तो सफेद या तो काली ही देख सकता है। ये चीजों को और कोई रंग नहीं इसको दिखाई देगा, या केवल सफेद देखेगा या तो फिर काली देखता है, जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। जैसे कोई खास मौसम होगा, उस मौसम में कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो एक खास मौसम में लंबी गहरी नींद के लिए चले जाते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। जैसे देखिए इस समय ठंडी का मौसम चल रहा है, तो हमारे घरों में जो छिपकली है वो कम देखने को मिल रही है, क्योंकि ये एक खास मौसम है छिपकली के लिए। इस समय वो क्या कर चली जाती हैं, गहरी निद्रा में चली जाती हैं, सोने के लिए गहरी निद्रा में ये चली जाती हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। कुछ ऐसे जानवर हैं जैसे तूफान आने को है, भूकंप आने को है, आने से पहले ही क्या करेंगे, अजीब हरकतें करने लगेंगे। उनको इसका एहसास हो जाता है कि तूफान और भूकंप आने वाला है। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। अर्थात जो जंगल में रहते हैं, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, वो समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। यानी जो जानवर होते हैं वो एक झुंड बनाकर भागने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं जंगल में जानवर। तो जो जंगल में रहने वाले लोग हैं वो समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, तूफान आने वाला है, भूकंप आने वाला है। इस चीज़ का संकेत उन्हें मिल जाता है और वो भी क्या होते हैं, सतर्क हो जाते हैं। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। यानी जो जानवर होते हैं उन जानवरों में भी क्या होता है, देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। जिस प्रकार हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, किसी चीज़ को महसूस कर सकते हैं, वो जानवरों में भी पाया जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। जैसे हम अपनी भाषा हिंदी, इंग्लिश जो हमारी भाषा है, हम उसमें बात करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। उसी तरह से कई जानवर ऐसे हैं जिनकी खुद की भाषा है, वो अपनी भाषा में अपनी भावनाओं को क्या करते हैं, समझ लेते हैं। हम भले न समझें, लेकिन जानवरों की अपनी खुद की भाषा होती है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जैसे जो जानवर जिनके बाहरी जो कान है, उस बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं। जो हमारे कान है, जो जानवर की बात कर रहा है, जो जानवर के कान होंगे, उनके कान पे अगर बाल है, उनके शरीर पर बाल अगर है, तो वो क्या करेंगे, वो बच्चे देते हैं। ऐसे जानवर क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। क्या बोल रहा है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं, यानी कुछ ऐसे जानवर हैं, कुछ ऐसे भी जानवर होंगे जिनके बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं पाए जाएंगे। तो जिनके अंदर बाहरी कान पर और शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे क्या करते हैं, अंडे देते हैं। और जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल पाए जाते हैं वो क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। ठीक है। स्तनधारियों की विशेषता।
अब देखिए, जो बच्चे देते हैं उनको हम स्तनधारी भी कहते हैं, जो बच्चे देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्तनधारी भी बोलते हैं। तो स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियों। स्तनधारियों की विशेषता क्या बता रहा है कि जो स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना, यानी इनके जो शरीर होंगे इन पे क्या पाया जाएगा, बाल पाया जाएगा। और कान के मध्य भाग में, जो ये कान का मध्य भाग, जैसे कि कान है तो इस कान का जो मध्य भाग है, इस मध्य भाग में 3 अस्थियां जैसे मेलियन, इनकस व स्टेपस का पाया जाना प्रमुख है। यानी इनके कान के मध्य में ये 3 हड्डियां मेलियन, इनकस व स्टेपस पाया जाना प्रमुख है। अब बोल रहा है कि यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो, क्या बोल रहा है, यदि हम कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं। अगर हम कुछ प्रजातियों की बात कर रहे हैं जो अपवाद स्वरूप हैं, उन अपवाद स्वरूप प्रजातियों को अगर हम छोड़ दें तो लगभग जितनी भी हमारी स्तनधारियां होते हैं उन वर्ग के सभी जंतु क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते हैं वे अंडे देते हैं। यानी क्या नहीं पाए जाते हैं, कान पे बाल और शरीर पे बाल नहीं पाए जाएंगे, वो क्या देंगे, अंडे दे देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कुछ जानवर हमारे हैं जिन जानवरों के बारे में सीटेट पूछ लेता है कि जैसे दे देगा, किसी जानवर का दे देगा और उसकी एक्टिविटी के बारे में पूछ लेगा, या वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता है, इससे रिलेटेड पूछ देगा कि निम्न में से स्थाल के लिए क्या सही है, निम्न में मैना के लिए क्या सही है। ठीक है, तो ऑप्शन में पूछ लेता है ऐसा क्वेश्चन। जैसे स्थल, क्या पूछ, स्थल के बारे में, स्थल के बारे में पूछ देगा। जैसे स्थल दिखने में भालू की तरह होते हैं पर ये भालू से अलग होते हैं। स्थल जो जानवर है ये क्या होता है, देखने में बिल्कुल भालू की तरह लगेगा परंतु यह भालू से क्या होते हैं, अलग होते हैं। और इसकी एक्टिविटी क्या है, ये क्या करता रहता है, ये क्या करता रहता है, तो ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते रहते हैं। ये दिन में करीब 17 घंटे, क्या बोल रहा है, 17 घंटे, 24 घंटे में 17 घंटे ये क्या करता है, पेड़ों पर उल्टे लटक कर, पेड़ों पर उल्टे लटक कर आराम से सोते रहते हैं। कौन कौन सोता रहता है, तो स्थल जो है, स्थल जो हमारा है वो क्या करता है, दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते रहते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में, अब स्थल जो है, स्थल का जो जीवन काल है, अगर स्थल का जीवन काल पूछ ले तो 40 वर्ष, कितना, 40 वर्ष। तो 40 वर्ष के अपने जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं। यानी ये क्या करेंगे, 40 वर्ष के अपने जीवन काल में केवल 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। जो स्थल है, जो भालू की तरह दिखता है लेकिन भालू होता नहीं है, जो 17 घंटे पेड़ों से लटक कर, उल्टे लटक कर पेड़ों पर ही रहता है, वह क्या करता है, ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ में ये रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। यानी शौच के लिए एक बार नीचे उतरेंगे सप्ताह में एक बार। जो सप्ताह में 7 दिन होते हैं उस 7 दिन में केवल एक बार ये शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ में ये रहते हैं, यानी जिस पेड़ पे ये रहेंगे उन्हीं के पत्तों को खाकर अपना पेट ये भरते हैं। अब हम बाघ के बारे में जानेंगे। किसके बारे में, बाघ के बारे में जानेंगे कि बाघ कैसा होता है, कैसी क्रियाएं करता है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लेता है कि बाघ दे देगा, बाघ, फिर बोलेगा निम्न में से कौन से कथन सही है। बाघ के लिए निम्न में से कौन से कथन सही है। अगर आप बाघ के बारे में जानकारी रखेंगे तब तो आप बता पाएंगे ना कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो बाघ के बारे में हम देखेंगे तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। जो बाघ होता है, बाघ क्या करता है, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर, यानी हम जितना देख पा रहे हैं अंधेरे में उससे 6 गुना बेहतर बाघ देख सकता है। बाघ
कि मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है। जो बाघ है, जो बाघ की मूछ होती है वो हवा में हुए कंपन को, जैसे हवा में जो कंपन हो रहा है उस कंपन को क्या करता है, पहचान लेता है, भांप लेता है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। जिससे उसे क्या होगा, शिकार की सही स्थिति की, शिकार इस समय वास्तव में कहाँ है, उसकी स्थिति का सही निर्धारण वो कर लेता है। और इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है, और वो अंधेरे में भी इससे क्या करता है, क्योंकि दिशा का पता चल गया और वो उसी दिशा की ओर एकदम अंधेरे में चलता चला जाएगा, और वो उसी प्रकार वो रास्ता भी ढूंढ लेता है कि हमारा शिकार कहाँ पर है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। दूसरा बाघ तुरंत क्या करेगा, इस गंध को पहचान लेगा और समझ जाएगा कि इस इलाके में एक बाघ है, और वो इस इलाके में नहीं जाता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। बाघ जैसा मौका देखेगा उस मौके के अनुसार क्या करेगा, अपने आवाज को बदलता रहता है। अपने आवाज को क्या करता रहता है, बदलता रहता है। और बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। जब बाघ क्या करता है, दहाड़ता है, गुर्राता है, तो उसे 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। अलग अलग दिशाओं में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। यानी वो जैसे देखते होंगे आप कहीं भी कोई फिल्म देखते होंगे तो उसमें जो बाघ होगा वो बाघ का देखेंगे कि वो जो आवाज़ होती है उस आवाज़ का आकलन करने के लिए अपने कानों को इधर उधर घुमाता है। तो वो आवाज़ों को क्या करता है, इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घुमाता है। अपने कान को, आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए क्या करता है, इधर उधर कान को घुमाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि बाघ जो होता है, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को तुरंत भांप लेता है। जैसे हवा चल रही है, हवा से जो पत्ता हिलता है उसके अंदर जो आवाज़ होती है, और जब कोई शिकारी किसी झाड़ी में से जा रहा है और झाड़ी का पत्ता उस शिकार के, जो शिकार है उसका, जैसे बाघ का शिकार सियार हो गया, कोई भी और छोटा जानवर हो गया, वो अगर झाड़ी में से होके जा रहा है तो उसके जाने से जो झाड़ी में आवाज़ होगी और हवा के चलने से जो झाड़ी में आवाज़ होगी, इन दोनों के अंतर को बाघ क्या कर लेता है, पहचान लेता है। इन दोनों के अंतर को बाघ क्या करता है, पहचान लेता है। ठीक है, और तुरंत पता चल जाता है उसे कि शिकारी यहाँ पर है, शिकार यहाँ पर है। ठीक है, और वो जाके क्या करता है, शिकार अपना प्राप्त कर लेता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हाथी, जिससे कि क्वेश्चन हमारे सीटेट एग्जाम में पूछ चुका है कि निम्न में से हाथी के लिए कौन सी बात सत्य है, कौन सी बात सत्य है। यह एग्जाम 2018 में पूछ चुका है, 2018 की सीटेट में ये पूछा है। ठीक है, अब क्या बोला है इसमें, हाथी के बारे में आप जानकारी देखिए। तो हाथी के बारे में ये क्या बोला है कि हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे इसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी को पानी में और कीचड़ में खेलना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। क्यों, क्योंकि इसे क्या मिलता है, उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। हाथी के कान कैसे होते हैं, पंखे की तरह होते हैं, बड़े बड़े। जब उसे गर्मी लगती है तो वो क्या करता है, उसको हिलाता है, अपने कान को क्या करता है, हिलाता है, और हिलाकर अपने आप को क्या करता है, हवा देता है। ठीक है, अब क्या बोला कि 3 महीने का हाथी, जैसे अगर 3 महीने का हाथी है तो वो 200 किलोग्राम वजन का होता है। 3 महीने का जो हाथी होता है उसका वजन कितना होता है, तो 300 किलोग्राम वजन होता है। अब बोला कि एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। एक बड़ा जो हाथी है, एक बड़ा जो हाथी है जिसका विकास पूर्ण रूप से हो गया है, वह एक दिन में, वो एक बड़ा हाथी एक दिन में कम से कम 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते खा सकता है, या जो झाड़ियाँ होती हैं उनको खा सकता है। कितना, 100 किलोग्राम से ज़्यादा।
आगे देखते हैं, हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी क्या करता है? बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। इतना विशाल हाथी है लेकिन वो केवल दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है, आराम ज़्यादा नहीं करता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। यदि हाथियों में परेशानी आ गई है, कोई किसी के ऊपर परेशानी है, तो वो एक दूसरे की क्या करते हैं? मदद करते हैं। इस झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। यानी जो हाथियों का झुंड होता है उसमें 10 या 12 हथनी होती हैं और बाकी बच्चे होते हैं। अब हाथी के बारे में देखिए और क्या दिया है कि झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। जैसे जो सबसे बुजुर्ग होगा, जिसकी आयु सबसे ज़्यादा हो गई है, वही क्या करता है? झुंड का नेतृत्व करता है, यानी नेता होता है, लीडर। यानी जैसा वो कहेगा वैसे ही सभी लोग करेंगे। इस झुंड में 10 हथनियाँ, इसको अभी बताएं कि 10 हथनियाँ और बाकी बच्चे होते हैं। जो हाथियों का झुंड होता है उसमें 10 से 12 हथनियाँ और बाकी क्या होते हैं? बच्चे होते हैं। एक और फैक्ट, जैसे 14 से 15 साल तक हाथी, कोई अगर झुंड बना है, अगर झुंड है, कोई झुंड हमें जैसे हाथियों का ये झुंड है, तो इसमें कोई हाथी 14 से 15 साल तक रहेगा। कब तक? 14 से 15 साल तक। कब तक रहेगा इसमें? 14 से 15 साल तक वो झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। 14 से 15 साल वो झुंड के साथ रहेगा, उसके बाद उस झुंड को छोड़कर चला जाता है। तो यह था हाथी के बारे में थोड़ी सी जानकारी, जो कि 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था ऑफलाइन सीटेट का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, निम्न में से हाथी के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो उसमें ऑप्शन में आपको ये जो 100 केजी इसकी बात ये दिया था, ये भी ऑप्शन में दिया था। उसके बाद ऑप्शन में अलग अलग चीज़ें दिया हुआ था, तो जिसमें ये ऑप्शन में थे, यही दोनों ऑप्शन क्या थे? सही थे। अब उसके बाद हम आते हैं लंगूर के बारे में। लंगूर के बारे में देखेंगे तो लंगूर जो होता है, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर। अगर जंगल में जो ऊंचा पेड़ है, उस ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर, अगर वो किसी पेड़ पर बैठा है और उसके पास कोई मुसीबत आ रही है, लंगूर पे कोई मुसीबत आ गई, तो वह एक खास आवाज़ निकाल कर, वो क्या करता है? एक खास आवाज़ निकालेगा। जब उसके ऊपर मुसीबत आएगा, वो देखेगा, तो वो क्या करेगा? एक खास आवाज़ निकालेगा। निकाल कर अपने साथियों को संदेश देता है। वो अपने साथियों को क्या करता है? संदेश देता है कि इधर मुसीबत आ गई है, और उन्हें चौकन्ना करता है, और अपने साथियों को क्या कर देता है? चौकन्ना कर देता है। ठीक है। अब कुछ छोटे छोटे फैक्ट हैं जिनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं। जो मगरमच्छ, इतना विशाल मगरमच्छ होता है, लेकिन उसके कान एक छोटे से छेद जैसे होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। सोचो, उतने विशाल मगरमच्छ के पास एक कान होता है छेद की तरह, वो हमें दिखाई नहीं देता है। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, और जो छिपकली है, छिपकली हम देखते हैं तो उसमें कान नहीं दिखाई देता, लेकिन परंतु उसमें क्या होते हैं? छोटे छेद जैसे कान होते हैं। और फैक्ट के बारे में हम लोग देखते हैं तो मछली होती है, मछली जो क्या करती है? खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। जैसे हमारी मछलियां हैं, मछलियां पानी के अंदर हैं, तो वो क्या करेंगी? जैसे अब यहाँ से किसी दूसरे, यहाँ है कोई मछली और यहाँ पे कोई मछली है दूर, कोई मान लीजिए यहाँ खतरा आया, तो ये क्या करेगी? इसकी चेतावनी, इसको दूसरे को बोलेगी कि आगे खतरा है, तो ये सूचना किससे कब पहुँचाएगी? बिजली तरंग से। किससे? बिजली तरंगों से ये सूचना को पहुँचाती है। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती हैं। जो डॉल्फिन मछली होती है, ये क्या करती हैं? अलग अलग तरह की आवाज़ को निकालती हैं और एक दूसरे से आपस में क्या करती हैं? बातें करती हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। जो हमारी गिलहरियाँ होती हैं, देखे होंगे आप, पेड़ों ओड़ों पे रहती हैं, हमारे घर के अगल बगल जो गिलहरी होती है, वो गिलहरी भी क्या करते हैं? उनकी जो दांत होते हैं, वो दांत हमेशा क्या होते रहते हैं? बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण, दांतों से ये किसी भी चीज़ को काटते रहते हैं, कुतरते रहते हैं, इसीलिए दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। अगर मान लीजिए ये कुतरते नहीं, काटते नहीं, तो इनके दांत हमेशा बढ़ने के कारण बहुत बड़ा बड़ा दांत हो जाता।
बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। जो बिल्ली के दांत होते हैं वो बहुत ही नुकीले होते हैं, जो क्या करते हैं, मांस को फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। अब बोला है कि गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं। जो गाय होती है, जो गाय के आगे जो दांत होते हैं चौड़े चौड़े, वो क्या करते हैं, पत्तों को काटने के लिए होते हैं। और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, और जो उनके पीछे के दांत होते हैं वो चपटे और बड़े होते हैं, जो घास चबाने के लिए होते हैं। जैसे वो कुछ खा लिए तो उसको अब क्या करेंगे, चबाएंगे, तो चबाने के लिए होते हैं। अब हम देखते हैं सांप के बारे में। सांप के बारे में हम थोड़ी चीज़ें देखते हैं सांप के बारे में, कि सांप हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप हैं। हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं। इनके नाम कौन कौन है? एक तो नाग, जो असली वाला होता है, जिसमें लोग कहते हैं अरे ओम था, त्रिशूल बना था, वो होता है नाग। एक हो गया करैत, जो काले रंग का होता है। दुबोइया और अफाई। तो नाग और करैत के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन ये दुबोइया और अफाई के बारे में हम नहीं जानते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, ये 4 जो हमारे तरह के जहरीले सांप होते हैं, जो हमारे देश में केवल यही 4 जहरीले सांप पाए जाते हैं, नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। अब गेहुअन हो गया, क्या क्या तमाम है, लोग नाम देते हैं गाँव में, वो उतने जहरीले नहीं होते, लेकिन सबसे ज़्यादा जहरीले नाग, करैत, दुबोइया और अफाई होते हैं। जब सांप किसी को काटता है, अब सांप के बारे में थोड़ा डिटेल दिया है, देखते हैं। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से, यानी जिसमें जहर होता है वो दांत कैसा होता है, खोखला, और उसमें जहर भरे होते हैं। खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। जैसे वो काटेगा तो काटने के बाद उसका खोखला वाला जो दांत क्या होता है, खोखला, जब वो उसमें डालेगा तो उसके अंदर होता है जहर। जब वो डंक मारता है तो वो जो जहर होता है वो उस खोखले दांत से निकलकर मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है। इस जहर से बचने के लिए, जो जहर हमारे शरीर में आया, जो व्यक्ति के शरीर में सांप के काटने के बाद जहर आया, उस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है। उस जहर से बचने के लिए व्यक्ति को क्या दी जाती है, सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ये सीरम नाम की जो दवा है वो सांप के जहर से ही बनाई भी जाती है, और उसे क्या किया जाता है, व्यक्ति को दे दिया जाता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, बल्कि पूरा निगल जाता है। बल्कि क्या करता है, पूरा निगल जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते। सांप को बाहरी कान नहीं होता, वह जमीन में हुए कंपन को ही सुन पाता है। जो उसके नीचे की धारियां हैं, जो उसका ऑर्गन्स है, जो नीचे की, उससे वो क्या करता है, कंपन से ही आवाज़ों को महसूस करता है। ठीक है। जो सपेरे होते हैं जो धुन बजाते हैं, वो क्या है, सपेरों की जो कालवेलियां भी कहते हैं, सपेरों को कालवेलिया भी कहते हैं। जो सपेरे होते हैं उनको और किस नाम से जानते हैं, कालवेलिया भी कहते हैं। कालवेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। कालवेलिया नाच, जैसे आजकल डीजे शादी विवाह में बज रहा है तो लोग नागिन डांस कर रहे हैं, तो नागिन डांस, इसी नागिन डांस को बोला गया है कालवेलिया नाच। क्या बोला गया, कालवेलिया नाच। इसमें क्या करते हैं लोग, सांप जैसी मुद्राएं, सर पर अपने ऐसे सर पर क्या करते हैं, अपने हाथों को रख के नागिन जैसी संरचना बना लेते हैं और नाचने लगते हैं। वही हमारा क्या है, कालवेलिया नाच है। अब हम लोग घर के रखवाले कुत्ते के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। भैया कुत्ता है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। कुत्ता, कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी होती है। जो कुत्ते होते हैं, लोग नहीं बोलते हैं अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, तो कुत्तों की क्या होती है, गलियां बटी होती है कि ये गली हमारी है, ये गली हमारी है, ये गली हमारी है, हमारी। अगर उस गली में दूसरा कोई कुत्ता आता है, ये भौंकने लगते हैं, कहते हैं ये हमारा हमारा हमारा, ये इलाका हमारा, ये गली हमारा, भौंकने लगते हैं। तो कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। अगर कोई कुत्ता मान लीजिए बाहर कहीं गया है, कहीं हटा है, अगर उसके गली में कोई कुत्ता आया, वहाँ पे मलमूत्र कर दिया और चला गया, अब आएगा तो वो गंध से पहचान लेगा कि हमारे इलाके में कोई दूसरा कुत्ता आया था।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग का आता है केचुआ, जो कि किसानों का मित्र भी कहा जाता है, जो कि क्या बोला जाता है, किसानों का मित्र भी कहा जाता है केचुआ। तो केचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। केचुए क्या करते हैं, जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। यानी जो हमारी मिट्टी है उनको क्या होता है, जब ये क्या करेंगे, उसे भुरभुरा बना देंगे, तो जो हवा है मुलायम कर देगा, मिट्टी को भुरभुरा करेगा, मुलायम कर देगा, तो जो हवा और नमी है, वो पानी है, वो क्या होगा, अंदर तक आसानी से पहुंच जाएगा, जिससे हमारी जो जमीन है वो कैसी हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। केचुए क्या करते हैं, जो हमारी मृत पत्तियां हैं, जो मृत पौधे हैं, उनको खाते हैं और इनके मल से ज़मीन उपजाऊ होती है। और जो ये मल अपना निकालते हैं खाने के बाद, जो बाहर मल निकालते हैं, वो मल क्या करते हैं, उस ज़मीन को उपजाऊ बना देते हैं। इसी कारण इसे क्या बोला गया है, किसानों का मित्र कहा गया है। केचुए को किसानों का मित्र कहा गया है। देखिए नीचे आ भी गया कि इसी कारण केचुए को क्या बोला गया, किसानों का मित्र माना जाता है। अब आते हैं चींटियों के बारे में पढ़ते हैं। चींटी, हाँ, चींटियां मिलजुल कर रहती हैं। चींटियां क्या करती हैं, मिलजुल कर रहती हैं, और चींटियों का काम बटा रहता है। चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है, यानी उसमें जो रानी चींटी होगी उसका काम क्या है, अंडे देना। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। जैसे हमारे यहाँ जो सिपाही होते हैं वो हमारी सुरक्षा करते हैं, उसी प्रकार जो सिपाही चींटी होती है वो अपने बिल का ध्यान रखती है कि हमारा बिल खराब न हो। काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। और जो काम करने वाली चींटियां होती हैं, इनका काम क्या रहता है, ये जाएंगी, जो भोजन होता है उस भोजन को ढूंढ ढूंढ कर क्या करेंगी, बिल तक लाने का काम करती हैं। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं, जिससे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। यानी ये क्या करती हैं, एक लाइन से ऐसे ऐसे, ये क्या करते हैं, एक लाइन से ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। क्या करते हैं, एक लाइन से ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। जब एक लाइन से ऐसे ऐसे चलते रहते हैं तो उसमें क्या होता है, अब ऐसे चींटियां चल रही हैं, तो ये जैसे पहली वाली है, ये गंध छोड़ते हुए चलेगी, तो पीछे वाला ये जो है, ये क्या करेगा, इस गंध को सूंघ के इसके पीछे, ये इसके गंध को सूंघ के इसके पीछे, यानी सब एक दूसरे के पीछे एक दूसरे के गंध को सूंघते हुए चलते हैं। देखते हैं कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, बीच में कोई पेन रख दें, कोई डंडा रख दें, ऐसे मान लीजिए हम कोई पेन या कोई डंडा ऐसे रख देते हैं, और यहाँ से चींटियाँ आ रही हैं, यहाँ से क्या कर रही हैं, चींटियाँ ऐसे आगे बढ़ते हुए आ रही हैं। अब यहाँ से चींटियों क्या, जैसे ये रास्ता यहाँ पे देखे बंद है, तो ये वाली चींटी क्या होगी, ऐसे घूम जाएगी, ऐसे घूम के ऐसे जाने लगेंगी, ठीक है। तो पीछे आने वाली चींटियाँ भी क्या करेंगी, सीधे नहीं जाएंगी, वो भी क्या होगी, गंध के अनुसार इनके पीछे पीछे चलती चली जाएंगी। आप लोग अपने घर में देखे भी होंगे कि चींटियाँ एक लाइन से बड़ा अच्छे तरीके से व्यवस्थित ढंग से एक के पीछे एक चलती चली जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये कुछ विशेष प्रकार की गंध को छोड़ते चलते हैं, जिससे पीछे आने वाली चींटी क्या करती है, सूंघ कर उसको रास्ता पता चल जाता है कि हमको इधर ही जाना है। हमारी जो चींटी है वो और सारी जो साथी हैं वो किधर गई हैं, इसी दिशा में गई हैं, वो चले जाते हैं, ठीक। दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। जो दीमक होते हैं, जैसे देवका बोले जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं देहाती भाषा में देवका, देवका लग गया। और ततैया ये भी क्या होते हैं, समूह में रहते हैं। जिस तरह चींटियां समूह में रहती हैं, ये भी क्या कहते हैं, एक समूह बनाकर रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं सबसे खतरनाक मच्छर। मच्छर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की, यानी मच्छर क्या करता है, हमारी जो गंध होती है वो भी खासकर कहाँ पर, जो हमारा ये तलवा होता है, पैर का जो तालू होता है, इसके गंध से, और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। और जो हमारे शरीर में गर्मी होती है और जो तलवे की जो गंध होती है, उससे क्या करते हैं, हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर जो होते हैं वो पानी में अंडे देते हैं। जो मच्छर होते हैं वो कहाँ देते हैं, पानी में अंडे देते हैं। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि हमेशा प्रचार किया जाता है कि घर के अगल बगल पानी इकट्ठा ना होने दें, कूलर है तो उसको साफ़ सफाई करते रहें, उसमें पानी इकट्ठा ना होने दें। ऐसी तमाम चीज़ें आपको बताई जाती हैं और आप लोग जानते भी होंगे। नॉर्मल जानकारी यहाँ पे टॉपिक में है, इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि
हमको याद होते हुए भी हमारे मस्तिष्क से चली जाती हैं, तो उसको जान लेना अच्छा रहेगा। तो आगे देखते हैं कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। जो डेंगू हो गया, मलेरिया होगा, चिकनगुनिया, ये किसके द्वारा फैलता है? मच्छरों के द्वारा फैलता है। और कैसे फैलता है? तो रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। अगर हमारा कहीं पानी रुका है, कहीं पानी इकट्ठा हुआ है, तो उसमें मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं, जो हमें काट लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? मलेरिया हो जाएगा। इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए, अब मच्छर इसी पानी में क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। और प्रजनन करेंगे तो वो क्या करेंगे? अंडा देंगे, लार्वा उनका निकलेगा, उसी को लार्वा या अंडा बोला जाता है, लार्वा। ठीक है। प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। पानी में क्या करते हैं? तेल डाल देते हैं। मिट्टी का तेल हुआ या फिर आपका मोबिल हो गया, जला हुआ मोबिल ले जाके क्या करते हैं, जहाँ कोई किसी गड्ढे में पानी इकट्ठा है तो उसमें मिट्टी का तेल डाल दीजिए, या फिर क्या करिए, उसमें क्या करिए, जला हुआ मोबिल डाल दीजिए। अब इससे क्या होगा कि जो तेल होता है, तेल का होता है घनत्व कम। जब तेल का घनत्व कम होगा तो वो कहाँ आ जाएगा? पानी के ऊपर आएगा। और लार्वा कहाँ होता है? मच्छर का जो लार्वा, जो अंडे होते हैं वो पानी में होते हैं। जब पानी के ऊपर तेल हो गया और ये लार्वा क्या होगा? इसी तेल के नीचे दब जाएगा और इसे वायु से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाएगी। जब वायु से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगा तो ये वृद्धि नहीं कर पाएंगे और इनके लार्वा क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, जिससे मच्छर पनपने नहीं पाता है। तो वही बोला है, तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। अब आगे हम देखते हैं हमारा जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे रेशम का कीड़ा। ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक ही लाइन है लेकिन सबको उलझा देता है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को, नर और मादा आप जानते हैं, मादा जो होते हैं स्त्री होती है, नर जो होता है पुरुष। तो रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से ही पहचान लेता है। जैसे अतिशयोक्तियाँ, जैसे कोई फिल्म है, फिल्म में गाना, एक फिल्म है, फिल्म का नाम तो याद नहीं है, लेकिन एक गाना है, मैं तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा, ये गाना है। तो उस गाने पे, यहाँ पे देखिए उस गाने का इस्तेमाल सही हो रहा है कि रेशम का जो कीड़ा होता है वो अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही क्या करता है? पहचान लेता है। गाना कौन गाया? मनुष्य गाए हैं कि मैं तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा, लेकिन उसका वास्तविक इस्तेमाल कौन कर रहा है? तो रेशम का कीड़ा कर रहा है। वो अपनी मादा को क्या करता है? कई किलोमीटर की दूरी से ही उसके गंध से पहचान लेता है। चूहा देखने की क्षमता कम होती है। जो चूहे होते हैं उस चूहों में देखने की क्षमता क्या होती है? कम होती है, लेकिन इनके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। इनके अंदर देखने की क्षमता तो कम होगी, लेकिन सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। चूहों की ये खासियत है। अब हम आते हैं पक्षियों के बारे में। थोड़े पक्षियों के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि पक्षियां किस प्रकार से कार्य करते हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। पक्षी क्या करते हैं? केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। जो हमारे पक्षी होते हैं वो केवल अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाते हैं। जैसे ही अंडे से बच्चे बाहर निकल जाते हैं, वो पक्षी क्या करते हैं? घोंसले को छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह पर चले जाते हैं। पक्षी क्या करते हैं? अलग अलग जगह पर चले जाते हैं। ठीक है। जैसे वो कोई भी जगह हो सकती है, किसी पेड़ पर और चले जाएंगे, ज़मीन पर चले जाएंगे, पानी में चले जाएंगे, लेकिन ये चले जाते हैं हमेशा के लिए। उस अपना बनाए थे घोंसला उसको छोड़ देते हैं। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके शरीर के दोनों तरफ पाई जाती हैं। जैसे हम कौवे को ही देख लें, किसी का भी देख लें, ऐसे जैसे है, मान लीजिए ये कोई पक्षी मान लीजिए है, तो उसकी जो एक आंख इधर होगी, एक आंख उस साइड पीछे की तरफ हो जाएगी। तो ये क्या होते हैं?
ये क्या होते हैं, ये जो पक्षी होते हैं इनके सिर के दोनों तरफ आंखें पाई जाती हैं। उसके बाद पक्षी एक ही समय में, क्या बोल रहा है, पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं, क्योंकि उनकी जो सिर के में दोनों तरफ आँख है, तो एक तरफ की आँख से इधर की चीज़, एक तरफ की आँख से इधर की चीज़, यानी पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं, यानी उन पर नज़र डाल लेते हैं। यानी एक वस्तु अगर मान लीजिए इधर है, एक वस्तु इधर है, एक वस्तु इधर, एक वस्तु इधर, तो वो इधर वाली वस्तु पे भी नज़र डाल लेगा, इधर वाली वस्तु पर भी नज़र डाल लेगा। जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। और जब ये क्या करते हैं, जब अलग अलग वस्तुओं को देखते हैं तो उनका जो देखने का दायरा है, जो देखने की क्षमता है, वो क्या होती है, बढ़ जाती है। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं, और जब ये एकदम सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर। जब एकदम सामने देखेंगे, जैसे यहाँ है तो यहाँ पे एकदम सामने देख रहे हैं, तो इस एकदम सामने देखने पर इनकी जो दोनों आंखें होती हैं, ये दोनों आंखें क्या करती हैं, केवल इसी चीज़ को ही देखती रहती हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती हैं। ज़्यादातर जो पक्षी होते हैं, जो उनके आंखों की पुतली होती है, जैसे हमारे अंदर ये काले रंग की पुतली है, घूमती रहती है, तो इनकी पुतलियाँ घूमती नहीं सकती हैं। वह अपना गर्दन घुमाकर ही आप आसपास देखते हैं। वो क्या करते हैं, अपने गर्दन को ही इधर उधर घुमाकर क्या करते हैं, देखते रहते हैं। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों के जो पंख होते हैं वो उन्हें उड़ने में भी मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने झड़ते रहते हैं। जो हमारे पक्षी होते हैं उनके जो नए पंख हमेशा आते रहते हैं और पुराने पंख क्या होते हैं, झड़ते रहते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जो कुछ पक्षी होते हैं वो अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़ निकालते हैं। जो दुश्मन ऊपर से आएंगे, जैसे चील हो गया, बाज हो गया, अगर ये ऊपर से उड़ के आएंगे तो इनके लिए कुछ और आवाज़। अगर नीचे से कोई गुलेल से मार रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसके लिए एक अलग तरह की आवाज़ को ये निकालते हैं। पक्षी के कान दिखते नहीं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से सुनता है। पक्षी क्या करता है, इन्हीं की मदद से सुनता है। आज के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे पक्षी हैं, कौन कौन से पक्षी हैं, मैना हो गया, उल्लू हो गया, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।